हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है डे 14 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। आज एक ऐसी समस्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसे सॉल्व किए बिना कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता है। आज एक ऐसे स्किल सिखाने जा रहा हूं जिस स्किल की मदद से आप एग्ज़ाम कोई भी हो क्लियर कर सकते हैं। आइए जानते हैं उस स्किल के बारे में। वो है हाउ टू राइट गुड आंसर्स। मैंने अपने लाइफ में जिस एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया वो था आंसर राइटिंग स्किल पे। मैंने अपने टीचिंग कैरियर में भी जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया वो था आंसर राइटिंग स्किल। आज हम समझेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में आंसर्स लिखे जाते हैं, कैसे एग्ज़ाम में आपको आंसर लिखना चाहिए, आंसर लिखते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, फॉर्मेट कैसा होगा, सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। क्या क्या टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहला फॉर्मेट ऑफ द आंसर, सेकेंड विल बी पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, थर्ड विल बी टाइम मैनेजमेंट। पहले पॉइंट पे आते हैं फॉर्मेट ऑफ द आंसर। इसमें हम जानेंगे कि एक आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। खास करके जब हम CS एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हमारा आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। ये फॉर्मेट आप 11th 12th CS CMA या किसी भी एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि आंसर का जो फॉर्मेट होगा उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम जानेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को एक सैम्पल आंसर दिखाऊंगा जो मैंने आंसर राइटिंग सेशन में करवाया है। उसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आंसर कैसा दिखना चाहिए एग्जामिनर को। फर्स्ट पॉइंट इज दैट द आंसर शुड ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर 3, 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो हमेशा आपके आंसर 3 पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। इससे ज़्यादा मार्क्स के भी हैं तब भी आपका आंसर इसी प्रकार से 3 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। अब इन 3 पार्ट्स में हम लिखेंगे क्या, तो सबसे पहला पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा है एक्सप्लेनेशन, तीसरा है कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो मैक्सिमम 2 से 3 लाइन के होने चाहिए। इसको आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। मेन फोकस शुड बी इन एक्सप्लेनेशन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन में आप उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग या डेफिनेशन लिखेंगे जो कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन द प्रिजम्पशंस गिवन इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो सबसे पहले आपको प्रिजम्पशन के मीनिंग या डेफिनेशन लिखना है और उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन पे जंप करना है। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे, तो जो भी आंसर आपने लिखा है उस पूरे आंसर का शॉर्ट समरी आपको 2 से 3 लाइन में बताना है कंक्लूजन पार्ट में। एक कभी कभी ऐसा होता है कि जब एग्जामिनर जल्दबाजी में होता है या एग्जामिनर के पास समय कम होता है कॉपी चेक करने के लिए, तो वो सिर्फ कंक्लूजन को देखता है और वो निष्कर्ष निकालता है कि इसने आंसर में क्या लिखा होगा। इसीलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को इग्नोर नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसी भी आंसर का। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पूरे आंसर में होगा वो एक्सप्लेनेशन ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर आपको जो मार्क्स देगा वो एक्सप्लेनेशन के आधार पे ही देगा। एक्सप्लेनेशन किस तरीके से लिखना है, तो आप क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन की एग्जैक्टली डिमांड क्या है और उसके डायरेक्टिव्स क्या हैं। याद कीजिए, मैंने पिछले आंसर राइटिंग सीरीज़ के एक वीडियो में आपको डायरेक्टिव्स के ऊपर डिटेल्ड सेशन कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि डिस्कस, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, एक्सप्लेन, इन सारे डायरेक्टिव्स को कैसे इंटरप्रेट करना है और कैसे आंसर्स लिखने हैं, इसके ऊपर हम और भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था फॉर्मेट के ऊपर। अब मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ हमारे आंसर राइटिंग सेशंस का कि कैसे हम आंसर्स लिखते हैं, ताकि आप फॉर्मेट को एग्जैक्टली समझ पाए। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर का आंसर राइटिंग सेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन था, in the interpretation of statutes a judge must not alter the material of which it is woven but he can and he should iron out the creases comment। अब ये जो क्वेश्चन है इसके लिए इसको मैंने डिटेल में समझाया है अपने आंसर राइटिंग सेशन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, तो आप उसको देख सकते हैं। इस सेशन में मेरा
फोकस सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट के ऊपर है। अब देखिए डायरेक्टिव क्या है क्वेश्चन का, कमेंट करना है, मतलब आपको इस पर टिप्पणी करनी है, आपको इसे एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, किस बारे में कहना चाहता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि हमें इस आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इंट्रोडक्शन की। चूंकि क्वेश्चन जो है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड है, इसीलिए आप इंट्रोडक्शन में इंटरप्रिटेशन का डेफिनेशन या मीनिंग लिखेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है क्वेश्चन में, उस कॉन्सेप्ट का आपको मीनिंग या डेफिनेशन लिखना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो हमने लिखा है यहां। दूसरा, अब आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन कैसा होगा बेटा, जो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को आपको डिटेल में क्या करना है, समझाना है। तो हमने शुरुआत की, द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, उसके बाद हमने पॉइंट्स में इसे क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। आप हमेशा एक्सप्लेनेशन जो है वो पॉइंट्स में या फिर सब हेडिंग्स के माध्यम से लिखेंगे, कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले हमने आंसर टू क्वेश्चन लिखा एट द सेंटर ऑफ द लाइन। ठीक, हमेशा याद रखना आंसर ऐसे ही लिखना है आपको। सेंटर ऑफ द लाइन आपको क्या लिखना है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको इंट्रोडक्शन लिखना है स्टार मार करके, उसे आप समझाएंगे। फिर आप एक्सप्लेनेशन वाले हिस्से में आएंगे, स्टार मार करके आप लिखेंगे हेडिंग, या तो एक्सप्लेनेशन या द गिवन स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं 1 2 3, या फिर आप इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। नंबरिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे CS के कैरियर में पूरे CS स्टूडेंट के जर्नी में मैंने हमेशा आंसर इसी फॉर्मेट में लिखा है, और हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी फॉर्मेट में लिखना सिखाता हूं, और इसके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखिए लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, और कंक्लूजन में आपको पूरे आंसर को क्या करना है, समराइज करना है। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन वी कंक्लूड दैट द जज मस्ट नॉट अल्टर द चेंज द लॉ बट ही शुड ओनली गिव क्लैरिटी थ्रू इंटरप्रिटेशन। अब आप देखिए, अगर एग्जामिनर जल्दबाजी में भी होगा ना और उसने आपका कंक्लूजन पढ़ लिया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चे को स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्लियर है, उसको कॉन्सेप्ट पता है, और उसने इस आंसर में अच्छा ही लिखा होगा। तो बेटा फॉर्मेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके इम्प्रेशन से भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा फॉर्मेट ऑफ द आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। अगला है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। जब आंसर लिखें तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है कि एक्सप्लेनेशन नंबर्ड पॉइंट्स में होने चाहिए या बुलेट पॉइंट्स में होने चाहिए। जैसे अभी हमने देखा, कभी भी एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, हमेशा सब हेडिंग्स में आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन के डायरेक्टिव्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। सो राइट द आंसर एज पर डायरेक्टिव्स ऑफ द क्वेश्चन। ऑलवेज राइट एक्सप्लेनेशन इन बुलेट पॉइंट्स और नंबर्ड पॉइंट्स। यू कैन ऑल्सो गिव सब हेडिंग्स अंडर द हेड एक्सप्लेनेशन। तो जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा अभी कि हमने बुलेट पॉइंट्स में उसे एक्सप्लेन किया, आप चाहें तो उसके छोटे छोटे सब हेडिंग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव में मैंने पूरा आंसर, हर सब्जेक्ट के जो आंसर्स लिखे वो हमेशा सब हेडिंग्स में लिखे, कि पहला स्टार मार करके इंट्रोडक्शन लिखा, फिर जो एक्सप्लेनेशन वाला हिस्सा था सेकंड, उसमें मैंने छोटे छोटे और सब हेडिंग्स बना दिए और उन सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन किया। एग्जामिनर के दिमाग में आपका इंप्रेशन इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर आपने आंसर करेक्ट लिखा है तो। ठीक है, इसके बाद जैसा मैंने बताया आंसर को पैराग्राफ में नहीं लिखना है। एग्जाम्पल जितने हो सके आप कोट कीजिए, जहां ज़रूरत हो वहां पे एग्जाम्पल्स दीजिए, ताकि क्वेश्चन को बेहतर ढंग से आप समझा सको। देखिए, आपको कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, अल्टीमेटली एग्जामिनर आपको जज करेगा कि आपने लिखा क्या है। आप जितना बेहतर ढंग से उसे समझा पाएंगे, उतना ज़्यादा ईजिली वो आपको मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट है कि फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। हमेशा फोकस कीजिएगा कि मैं क्वालिटी आंसर लिखूं, ना कि क्वांटिटी में। पेज भरना मकसद नहीं है हमारा प्रोफेशनल एग्जाम में। आप जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे BCom BBA इन सब में आप आंसर्स लंबे लिखते हैं, भर भर के लिखते हैं, तो ऐसा प्रोफेशनल एग्ज़ाम डिमांड नहीं करता है। हालांकि मैं अगर अपनी बात करूं तो CS एग्जीक्यूटिव में मैंने काफ़ी बड़े आंसर्स लिखे थे, लेंदी आंसर्स लिखे थे। हालांकि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो इररिलेवेंट था, या मैंने सिर्फ पेज भरने के लिए आंसर नहीं लिखा था कोई भी। हाँ, ये ज़रूर था कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बड़ी थी और मैं
चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता था ज़्यादा, तो उस वजह से मेरे एक पेज की जगह 2 पेज लग जाते थे। और चूंकि मैं सब हेडिंग्स का भी इस्तेमाल करता था एक्सप्लेनेशन लिखते समय, इस वजह से भी जो आंसर एक पेज में आ सकता था वो मेरा 1.5 पेज या 2 पेज चला जाता था। बट जैसे CS प्रोफेशनल में मैं आया तो हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि भाई आपको बुलेट पॉइंट्स लिखना है और एक पेज में आंसर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई, बट मार्क्स में कोई फ़र्क नहीं आया। मेन इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके आंसर्स का कंटेंट दमदार है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आप चाहे कम लिखें या ज़्यादा लिखें, आपको मार्क्स मिलना तय है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फॉर्मेट बनाते समय आप इस बात को न भूलें कि आपके पास समय सीमित है। कैसे 100 मार्क्स के पेपर को आप कंप्लीट करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताता हूं जो GIGL सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने लिया है। देखिए सबसे पहले तो बेटा 6 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, हर पेपर में एज फार एज लॉ इज़ कंसर्न, ठीक है। तो आपको 3 घंटे मिलते हैं, तो 3 घंटे का मतलब है 180 मिनट मिलते हैं 6 क्वेश्चंस के लिए। उस हिसाब से एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। जो मैंने GIGL का पेपर देखा उसमें एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चंस हैं तो एक सब क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 10 मिनट का समय मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, आप समय पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि 10 मिनट में आप जितना आंसर लिख सकते हैं उतना अच्छा है, और जितना ब्यूटीफुली आप लिख सकते हैं उतना अच्छा है। तो याद रखिएगा, ये टाइम मैनेजमेंट बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप किसी आंसर को लिखने में इतने मशगूल ना हो जाए कि उस आंसर को लिखते लिखते आपका समय इतना चला जाए और कि आपको बाकी क्वेश्चन लिखने का समय ही ना मिल पाए। क्योंकि बेटा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि आप एक आंसर को कितना ही ब्यूटीफुली क्यों ना लिख लें, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपको फुल मार्क्स मिले। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आपका छूट जाता है किसी एक आंसर को ब्यूटीफुल बनाने में, तो फिर हो सकता है कि 40 मार्क्स भी न आ पाए। इसलिए जब भी आप आंसर लिखें तो टाइम का ध्यान रखें। जब भी आप आंसर लिखें तो टाइम डिवाइड कर लें कि एक आंसर पे मुझे कितना समय देना है। और इस तरीके से जब आप फॉलो करेंगे कि टाइम पे फोकस रहेगा तो आपका कभी भी पेपर नहीं छूटेगा। 100 मार्क्स का पेपर आप हमेशा अटेम्प्ट करके आएंगे, और जो भी बच्चा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आता है उसके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिएगा, किसी के बात पे ये ना आइएगा कि मैं 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आया था और मुझे 50 मिल गया। इस तरीके के गिमिक में मत फंसिएगा बेटा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसने कैसा आंसर लिखा है, कितना आंसर लिखा है, और सच में उसने 60 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट किया है या 80 मार्क्स का किया है या 100 का किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, never ever compare yourself with others. Focus on your strength and weakness. Take efforts in the right direction and you will be able to clear any exam in the very first attempt. Thank you so much. मिलेंगे अगले सेशन में। Till then, bye bye. Thank you so much. अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के कंटेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। अपने प्रॉब्लम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे कि मैं उसके ऊपर वीडियो ला सकूँ। आंसर राइटिंग सेशंस कंटिन्यू होंगे कल से। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आंसर राइटिंग सेशन में।